रात सुनसान और खामोश थी। थकावट की वजह से किसी वक्त मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। मुझे सोनिया का भी ख्याल आ रहा था। अगर वो घबरा कर लहद से बाहर निकल आती है तो फिर उसके साथ मेरी मौत भी यकीनी थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चाकू था जो दादा रम्या का था और वो सुराग रसानों को मुझ तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ मुझे ये ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह जब सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी मैडम को ये पता चल जाएगा कि सोनिया फरार हो गई है और 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए गए हैं, तो वो ये तो शायद यकीन कर लेगी कि मैंने ही उसे गायब किया है, मगर अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड यहूदियों का खून शायद वो बर्दाश्त न करे। मैंने उसे लाख कहा भी कि मुझे सोनिया को उसकी राह से हटाने के लिए इन संतरियों को हलाक करना पड़ा। तब भी खतरा था कि वो किसी कमजोर जज्बे के ज़रिए असर अपने खामत को ये सब कुछ न बता दे। मैंने जैसे एक दस्ती बम का सेफ्टी पिन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया था। मैं उठकर बैठ गया। यहूदी मैडम मेरे लिए खतरे का शदीद निशान बन गई थी। अगर मैं उसे ये बताता हूँ कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही सोनिया फरार हो चुकी थी, तब भी वो अपने खावत को बता सकती थी कि फरार की रात मैं वहाँ पर गया था। बहर सूरत वो एक कमजोर औरत थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उसे अपना हमराज बनाकर कितनी बड़ी गलती की थी। हकीकत यह है कि 2 यहूदी संतरियों का खून कर देने के बाद मुझे मैडम की वफादारी और राजदारी पर शुबा होने लगा था। वो किसी भी जज्बाती कमजोरी में आकर सहूनी कौमी जज्बे के तहत अपने खावत को मेरे बारे में बता सकती थी कि मैंने ही सोनिया को मंत्रों के जरिए गायब करने के लिए 2 यहूदियों को हलाक किया है। इसमें अपने खामत की जानिब से उसे किसी मजम्मत या लानत मलामत की भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपने खामत की मोहब्बत के जज्बे में आकर किया था। उसका तो अपने खामत को सिर्फ इतना बताना ही काफी था कि सोनिया को मैंने गायब किया है, या अगर वो सिर्फ यही कह देती कि संतरियों को मैंने मारा है तो मेरे अलमनाक अंजाम का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। नींद जो पहले आ रही थी अब बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मुझे झोंपड़ी के अंदर घबराहट सी महसूस होने लगी। मैं उठकर झोंपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। ताज़ा हवा ने मुझ पर खुशगवार असर किया। मेरा जहन तेजी से मैडम के बारे में गौर कर रहा था। इस सोच विचार की कई शाखें, कई रास्ते बन गए थे। मैं जिस रास्ते पर भी जाता उस नतीजे पर पहुंचता कि अब मैडम का जिंदा रहना भी मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकता है। तो क्या मुझे मैडम को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए? ये भी जरूरी हो गया था। मैं वापस झोंपड़ी में आकर लेट गया और मैडम को हमेशा के लिए खामोश कर देने की महज़्ज़ब और मोहतात तरकीबों पर गौर करने लगा। मैडम की मौत से तूफान के अंदर एक तूफान उठ सकता था। इसके लिए मुझे इंतहाई होशमंदी और आला तरीन प्लानिंग की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो अध खुले दरवाजे में से झोंपड़ी के अंदर धूप आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने सबसे पहले उपलों के अलाव को देखा। वो जलकर राख हो चुका था और उसके साथ मेरी बुशर्ट और पांव वाला कपड़ा भी जल चुका था। मैंने आस्तीन उठाकर कोहनियों को देखा। वहाँ खून जम गया था। पिंडलियों पर चंद एक खराशें भी थी, मगर उसे मेरी धोती ने छुपा रखा था। रम्या की बीवी सुखमनी चूल्हे के सामने बैठी रोटी पका रही थी। बेजार हसीना संथा पास ही बैठी देगची मांज रही थी। दादा रम्या नारियल पीते हुए झोंपड़ी से निकला और मुझे देखकर बोला, बेटा आज फिर तुम देर से उठे हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोटी चाय तैयार है। इन लोगों की तरफ से संथा के साथ ब्याह करने के लिए दबाव भी बढ़ रहा था। ये एक अलग रोमांटिक ट्रैक चल रहा था जिससे मुझे जरा सी भी दिलचस्पी न थी। मैं मुंह हाथ धोकर सुखमनी के पास बैठ गया। उसने खुश होकर कहा, बेटा आज संथा तुम्हारे लिए खुद कॉफी बनाएगी। मैंने संथा की तरफ देखा। वो खामोशी से सर झुकाए देगची मांजने में लगी हुई थी। कमाल है, इस लड़की पर किसी बात का असर नहीं होता। दिन में बोलती भी शायद एक आध बार ही थी। मेरे लिए उसका ये सर्द और बेजान और बेअमल रवैया बहुत मुफीद था। अगर वो तेज तर्रार होती तो मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकती थी। मैंने सुखमनी से कहा, माताजी तब तो मैं बड़े शौक से कॉफी पीऊंगा। दादा रम्या नारियल पीते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उन लोगों से सिर्फ 1 महीने की मजीद मोहलत ले रखी थी। बहाना ये बनाया था कि अभी अपनी पहली बीवी का ख्याल किसी वक्त मुझे उदास कर देता है। दादा रम्या इसलिए खामोश था कि उसे मालूम था कि मुझे रहना तो वहीं है। आज नहीं तो कल मुझे उसकी बेटी से ब्याह करना ही पड़ेगा। इतने में समंदर की तरफ से 2-3 मोटर लॉन्चों के तेज तेज गुजरने की आवाजें आईं। फिर एक छोटा जहाज शोर मचाता गड़गड़ाता बस्ती के ऊपर से गुजर गया। दादा रम्या ने नारियल मुंह से हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, आज सुबह सुबह ही हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। मैं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोनिया के फरार का पता चल गया था और सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई थी। फिर अचानक ऊपर तले 4 धमाकों की आवाज आई। ये तोप के गोलों की आवाज थी जो शायद समंदर में कहीं फेंके गए थे। दादा रम्या और उसकी बीवी सुखमनी भी चौंक गए। बस्ती के दूसरे लोग भी झोंपड़ी से बाहर आ गए। ये धमाका कैसा था दादा? क्या लड़ाई शुरू हो गई है?
सब हैरान और मुतफक्किर थे। मैं भी उनके साथ हैरान सा खड़ा था। उसके बाद मशीन गन के कई ब्रस्टों के धमाके फजा में गूंज गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो बेजार और सर्द और बेजान लड़की संथा भी बर्तन छोड़कर अपने बाप के पास आकर खड़ी हो गई। इतने में सिक्योरिटी फोर्स के 15-20 बावर्दी सिपाही लंबे लंबे डग भरते स्टेन गन्ने हाथों में लिए बस्ती में दाखिल हो गए। जो आदमी जहाँ खड़ा था वहीं डर के मारे बैठ गया। मैं भी दादा रम्या के पास ही जमीन पर बैठ गया। दूसरे आदमियों की तरह मैंने भी अपने हाथ आजिजाना अंदाज में बांध रखे थे। ये मरतूब धूप में जले हुए सुर्ख चेहरों वाले सिक्योरिटी फोर्स के इसराइली मुसल्ला सिपाही थे, जिन्होंने आते ही बस्ती के लोगों को बेदर्दी से ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने झोंपड़ी में घुसकर तकरीबन सारा सामान बाहर फेंक दिया। औरतें सहम कर बैठ गईं, बच्चे रोने लगे। मर्द हाथ बांधे फटी फटी आंखों से ये देखते और रहम की भीख मांग रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई सवाल करता। मैं जानता था ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। मैं भी हाथ बांधे तमिल और हिंदी जबान में उनसे बार बार रहम की दरखास्त कर रहा था। वो तूफान की तरह आए और सारी बस्ती को उलट पलट करके आंधी की तरह गुजर गए। जब लोगों को कुछ होश आया तो वो आपस में हैरानी से सर हिलाते हुए चेमगोइयां करने लगे। औरतें बिखरा हुआ सामान, उल्टे पड़े बर्तन समेटने और बच्चों को संभालने लगी। दादा रम्या ने उठकर आदमियों को शांत रहने की अपील की और कहा, भाइयों, जरूर बाहर से किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। ये लोग दुश्मन की तलाश में यहाँ आए होंगे, सब ठीक हो जाएगा। रम्या की बीवी भी अपने टूटे हुए चूल्हे की ईंटें दोबारा जोड़ रही थी। संथा खामोशी से बाहर बिखरे हुए मैले कपड़े उठाकर झोंपड़ी में रख रही थी। सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर गहरी खामोशी छाई थी। मैं मामूल की तरह जूता बाहर उतार कर बंगले में दाखिल हुआ तो देखा कि नाश्ते की मेज पर कोई नहीं था। तमिल नौकरानी चूल्हे पर गर्म पानी की केतली रखे हुए थी। मैंने उसे तमिल जबान में पूछा कि साहब बीबी कहाँ है, आज अभी तक नहीं आए क्या? उसने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए आहिस्ता से कहा, साहब मुंह अंधेरे चले गए थे, एक जीप उन्हें आकर ले गई थी। मैडम कमरे में परेशान बैठी फोन कर रही हैं। भगवान कृपा करे तोपें भी चली थीं। तुमने आवाज सुनी थी ना? मैं खामोशी से अपने मामूल के काम में लग गया। सिर्फ इतना कहा कि भगवान जाने क्या बात हुई है। इतने में मैडम के बेडरूम का दरवाजा खुला और वो टेलीफोन सेट हाथ में लिए तार संभालती बाहर निकली। मैंने हाथ बांधकर सलाम किया। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात थे। टेलीफोन नाश्ते की मेज पर रखकर उसने तमिल नौकरानी से कहा कि बरामदे में जाकर सफाई करे। मुझे कहा, फाड़ीकर मेरे लिए कॉफी बनाओ। मैं जी मेम साहब कहकर कॉफी बनाने लगा। नौकरानी बाहर बरामदे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैडम किचन में आ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, पाकिस्तानी लड़की गायब हो गई है। वहाँ से 2 संतरियों की लाशें भी मिली हैं। क्या उनको तुमने मारा है? उसके लहजे से मैं उसके दिल की सही कैफियत को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वो मुझसे मालूमात हासिल करना चाहती है या मुझसे एतराफ़े जुर्म करवा रही है? एक लम्हे के अंदर अंदर जैसे मेरे दिल में एक नए ख्याल ने जन्म लिया और मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसे गायब हो गई? संतरियों को किसने मारा? मैडम, मैं तो रात को वहाँ नहीं जा सका। तावीज की राख वाली पुड़िया तो अभी मेरे पास ही झोंपड़ी में रखी हुई है। यहूदी औरत हैरत से मुझे तकने लगी। तो क्या तुमने उसके सर में तावीज की राख डालकर गायब नहीं किया? मैंने हाथ बांध लिया और कहा, मैडम, रात में जाने वाला था मगर अचानक मुझे ख्याल आया कि वेदों में लिखा है कि यमराज देवता का मंत्र सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पढ़ा जाता है, और चूंकि ये रात पूर्णिमा की रात नहीं थी इसलिए मैं रुक गया और झोंपड़ी से बाहर न निकला। आप हुक्म दे तो मैं अभी आपको अपनी झोंपड़ी से तावीज की राख वाली पुड़िया लाकर दिखाता हूँ। मैडम नाश्ते की मेज पर जाकर बैठ गई। मैं जल्दी से कॉफी की प्याली बनाकर उसके पास गया और कहा, मैडम, पाकिस्तानी लड़की को किसने गायब कर दिया? लेकिन आपके लिए ये एक नेक शगुन है मैडम। आपका दुश्मन अपने आप आपके रास्ते से हट गया है। मैडम ठंडी सांस भरकर बोली, लेकिन 2 संतरी भी मारे गए हैं। मिलिट्री कमांड ने मेरे खामद से इस हादसे की वजाहत तलब कर ली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, मैडम वो क्या होता है? मैडम कॉफी की प्याली में चमचा हिला रही थी। कहने लगी, हो सकता है मेरे खामद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है कि उसका ओहदा घटाकर उसे वापस हैफा भेज दिया जाए। ऐसा लाजमी तौर पर होना था, लेकिन मैंने एक बरवक्त मंसूबे से इन तमाम वाकयात का रुख अपनी तरफ से मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया था। अब मैं मैडम के सामने बरीउज़िम्मा था और इस हिकमत अमली की वजह से मैडम भी मेरे हाथों अगली दुनिया में पहुंचने से बच गई थी। मैं अब अपनी पोजीशन को बेलौस और मुस्तहकम करने में लग गया। मैंने फौरन कहा, मैडम आप क्यों घबराती हैं? मैं आपको मंत्रों वाला पानी दम करके दूंगा। उसे साहब के नहाने वाले टब में डाल देना। तुम्हारे साहब की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उसकी सारी तवज्जो अपने खामद को बचाने पर मरकूज थी। उसे मुझ पर इस कदर एतकाद था कि मेरे सिर्फ इतना कहने पर कि मैं रात अपनी झोंपड़ी में ही था, उसने
उसने मजीद मुझसे कोई सवाल न किया। दूसरे, मैंने उसे उसके खामद के बारे में पहले तो काफी फिक्रमंद किया और फिर उसे यकीन दिलाया कि उसे मेरे मंत्र ही इस मुसीबत से बचा सकते हैं। एक बार फिर मैंने उसे सख्ती से हिदायत की कि अगर वो अपने खामद को इस मुसीबत से निकालना चाहती है तो उसे मेरे मंत्रों के बारे में बेहद राजदारी से काम लेना होगा। उसने पहली बार मेरा हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, अपने भगवान से मेरे लिए मदद तलब करो, अगर मेरे खामद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा न रहूंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैडम आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। ऐसा मंत्र पढ़कर आपको पानी दूंगा कि उस पानी से नहाते ही आपके खामद के सर की सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी। उस यहूदी औरत का हाथ ठंडा था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे हाथ से ऐसी बावफा और खामद से मोहब्बत करने वाली औरत का खून नहीं हुआ। मैंने यूं ही 2-4 संस्कृत के अश्लोक पढ़े और कहा, इन अश्लोकों को जब मैं आधी रात को तपस्या करने के बाद पढ़कर पानी पर फूंक मारूंगा तो इसका असर 1000 गुना बढ़ जाएगा। मैडम ने गिड़गिड़ा कर कहा, फाड़ीकर मेरे खामद पर मुकदमा न चले, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने भी पहली बार मैडम के सर पर शफकत के अंदाज में हाथ रखा और कहा, मैडम आप क्यों परेशान होती हैं, आप मेरी बहन हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके खामद का बाल तक भी ना होगा, मामूली सी दफ्तरी कार्रवाई होगी और फिर मामला खत्म हो जाएगा। आपका खामद इसी ओहदे पर इसी जगह रहेगा। उस यहूदी औरत को मैंने उसके खामद की बर्रियत का यकीन दिलाते हुए इस अमर पर सख्ती से कारबंद रहने की हिदायत की कि वो इस बात का जिक्र हरगिज किसी से न करे, ये कि उसने मुझे पाकिस्तानी लड़की को गायब करने के लिए जेल की तरफ जाने का इशारा किया था और ये कि मैं वहां जाने वाला था मगर नहीं गया। मैंने उसे कहा, मेरी बहन, भगवान ने तुम पर दया की है, तुम पर रहम किया है कि उसने अपने आप तुम्हारी घरेलू जिंदगी को बर्बाद करने वाली औरत को रास्ते से हटा दिया। अब तुम्हारे खामद पर जो मुसीबत आन पड़ी है, भगवान की कृपा से मेरे मंत्र उसे भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। मैडम की परेशानी मेरी बातों से काफी हद तक दूर हो गई। उसने सीने पर हाथ रखकर कई बार मुझे यकीन दिलाया कि वो इस राज को किसी पर जाहिर न होने देगी कि हमने अपने तौर पर सोनिया को गायब करने का प्रोग्राम बनाया था। अगरचे मैं उसकी जानिब से 50% मुतमईन हो गया था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे सोनिया को ज्यादा देर इस जजीरे पर रखने का खतरा मोल नहीं लेना होगा। एक छोटा तैयारा एक बार फिर चक्कर लगाता हुआ हमारे बंगले के ऊपर से गुजर गया। मैडम ने खिड़की से बाहर झांका और बोली, ये जरूर किसी पाकिस्तानी गुरीले की कार्रवाई है। फाड़ीकर तुमने जजीरे पर किसी अजनबी को चलते फिरते तो नहीं देखा? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा। वो कह रही थी कि पाकिस्तानी लड़की को यकीनन कोई पाकिस्तानी गुरीला ही जेल से निकाल कर ले गया है। उसने हमारे आदमियों को भी कत्ल कर दिया है, मगर वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। यहाँ से उसका बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है। पूरी मिलिट्री फोर्स हरकत में आ गई है। मैंने कहा, मैडम यहाँ पाकिस्तानी गुरीला कैसे आ गया? मगर कोई बात नहीं, हमारी फौज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मैं भी ख्याल रखूंगा। मुझे कहीं नजर आ गया तो उसे वहीं दबोच लूंगा। सिक्योरिटी चीफ दोपहर को खाने पर भी ना आया। दोबारा उसका फोन आया। मैडम ने फोन सुना। घंटी बजते ही मैं किसी न किसी बहाने फोन वाली मेज के इर्द गिर्द मंडलाने लगता ताकि मैडम की इब्रानी गुफ्तगू सुन सकूं। उसकी बातों से यही अंदाजा हुआ कि मामला खतरनाक हद तक तशवीश अंगेज सूरत हाल इख्तियार कर गया है और सिक्योरिटी चीफ की इंक्वायरी शुरू हो सकती है। दूसरी दफा फोन सुनने के बाद मैडम कुछ घबराई सी थी। मैंने उसकी इब्रानी गुफ्तगू सुन ली थी, लेकिन अनजान बनकर पूछा, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं हुई मैडम? उसने कहा कि साहब के खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है कि हिफाजती इंतजामात नाकिस थे। मैंने कहा, मैडम मैं आज ही मंत्रों वाला पानी दम करूंगा, कल साथ लेता आऊंगा। मैडम ने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी झोंपड़े में जाकर ये काम शुरू कर दो और शाम को मुझे पानी की बोतल ला कर दे दो। मैं चाहती हूँ कि रात को जब साहब गुस्ल करे तो मैं ये पानी टब के पानी में मिला दूं। मुझे क्या एतराज हो सकता था? मैं उसी वक्त अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। बस्ती में नॉर्मल जिंदगी बहाल हो गई थी, मगर औरतों के चेहरे सहमे हुए थे। मर्द बंगलों और दफ्तरों में काम पर जा चुके थे, मगर औरतें इधर उधर बैठी चेमेगोइयां कर रही थी। रम्या की बीवी सुखमनी मेरे दोपहर को ही आने पर हैरान सी हुई। मैंने बहाना बना दिया कि सर में दर्द था इसलिए आ गया हूँ। झोंपड़ी में लेट कर कुछ देर आराम किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं कॉफी पी कर आ रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मैं झोंपड़ी में आ गया। अंदर आते ही मैंने कागज के एक टुकड़े को आग लगाकर उसकी राख की एक अलग पुड़िया बांध कर जेब में रख ली। फिर मटके में से पानी लेकर एक छोटी खाली बोतल में भरकर बोतल अपने पास रख ली और लेटकर सोनिया को वहां से निकाल कर ले जाने पर गौर करने लगा। मेरा ख्याल बार बार सोनिया की तरफ जाता जो जंगल में तोते की लहद में पड़ी हुई थी। सिपाही जरूर उस जंगल को भी छान रहे होंगे।
दिल में एक ही धड़का लगा था कि कहीं कोई सिपाही तोते तक न पहुंच जाए, कहीं किसी को कोई शक न पड़ जाए कि तोते के अंदर कोई छुपा हुआ है। अगरचे बज़ाहिर इसका इम्कान नहीं था, वो जगह बहुत महफूज थी, उधर मुश्किल ही से किसी का ख्याल जा सकता था। मैं यूं ही दिल को तसल्लियां देता रहा। रात को मेरा वहां जाना भी बहुत जरूरी था और मेरा जाना खतरनाक भी हो सकता था। तोपों और जहाजों के सन्नाटे सोनिया ने भी लहद में छुपे छुपे सुने होंगे। वो जरूर इस सूरत हाल से परेशान होगी। मैं उसे जाकर सही वाकयात से आगाह करना चाहता था। उसी रोज दोपहर गुजर गई, फिर शाम होने लगी। मैं झोंपड़ी से निकल रहा था कि संथा को देखा, जो कांसी की कटोरी में मेरे लिए कॉफी ले आ रही थी। मुझे देखकर रुक गई और बोली, दादा ने तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाई है। कांसी की कटोरी उसने मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कटोरी पकड़ ली और वो वहीं से वापस मुड़ गई। मैं वहीं से मैडम के बंगले की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि साहब थोड़ी देर के लिए आया था और फिर वापस चला गया है। मैडम को मैंने कदरे मुतमईन सा देखा तो समझ गया कि सिक्योरिटी चीफ उसे जरूर कोई हल्की सी खुशखबरी सुना गया है। मैंने किचन में जाकर मैडम को सबसे पहले तो राख वाली पुड़िया दिखाई और कहा कि ये वो यमराज के मंत्र वाली राख है जो मैं जेल में लेकर जाना चाहता था मगर लेकर नहीं गया। मैं गैर शऊरी तौर पर मैडम के सामने अपने आप को बार बार बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, फाड़ीकर ये खतरनाक राख है, इसे सिंक में बहा दो। फिर मैंने उसे पानी की छोटी बोतल जेब से निकाल कर दी और कहा, मैंने पूरे 1000 मंत्र पढ़कर इस पानी पर दम किया है मैडम। ये पानी आज रात सुबह के टब में गुस्ल करने से पहले मिला देना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे भगवान की वजह से साहब पर मिलिट्री वालों ने जो इल्जाम लगाए थे उनमें से 2 इल्जाम जो बड़े सख्त थे वापस ले लिए गए हैं। मैंने मैडम को मुबारकबाद दी और कहा, देखा मैडम, अभी मैंने मंत्र शुरू ही किए थे कि साहब की आधी मुसीबत कट गई। अब ये पानी जब टब के पानी में गिरेगा और साहब इससे नहाएगा तो बाकी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। मैडम के एतकाद में मजीद इजाफा हो गया था। उसने बोतल लेकर जल्दी से किचन की अलमारी में बंद करके रख दी और कहा, मैं आज रात ही उसे साहब के नहाने से पहले टब में डाल दूंगी। सिक्योरिटी चीफ रात के पहले पहर तक भी बंगले पर वापस न आया था। लाजमी बात थी कि सिक्योरिटी की टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। इस दौरान में समंदर की तरफ से गश्ती मोटर लॉन्चों के गश्त लगाने की कई बार आवाजें सुनाई दी थी। मैंने खाना बस्ती में आकर दादा रम्या के साथ ही खाया। सिक्योरिटी की जानिब से पाकिस्तानी लड़की के फरार और 2 यहूदी सिपाहियों के कत्ल की बात दबा दी गई थी। बस्ती में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये सब कुछ क्या और क्यों हो रहा है। मैंने भी इस राज को राज ही रहने दिया और दादा रम्या की कयास आराइयों में शरीक हो गया। रात को मेरा सोनिया के पास जमीन दोज कमीन गाह में जाना बहुत जरूरी था। खतरा शदीद था और बस्ती में खामोशी और अंधेरा मुसल्लत हो गया तो मैं बड़ी एहतियात से काम लेता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल आया। जंगल का तारीक रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो मैं फूंक फूंक कर कदम रखता अपनी खुफिया मंजिल की तरफ चल पड़ा। ये खतरा मेरे साथ साथ सफर कर रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी वाला मेरा पीछा न कर रहा हो। चुनाचे मैं कुछ दूर चलने के बाद अचानक घूम कर पीछे देख लेता। बज़ाहिर मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैं ऊंची घास, झाड़ियों और गढ़ों में से गुजरता चला गया। साहिल समंदर की तरफ जाने से मैं गुरेज कर रहा था क्योंकि यकीनी तौर पर उधर रात की राउंड में इजाफा कर दिया गया होगा। आखिर मैं उस खड्ड के पास पहुंच गया जिसके किनारे पर बाएं जानिब मिट्टी का ऊपर को उठा हुआ तोदा रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कविउल जुस्सा हाथी बैठा हो। यहाँ मैं बैठ गया और अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। मैं 3-4 मिनट तक वहां बैठा रहा। मैंने चलते वक्त अपनी जेब में 2 रोटियां और थोड़ा सा मछली का अचार रख लिया था। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं वहां अकेला ही हूँ और मेरा पीछा नहीं किया जा रहा है तो मैं उठा और झुककर तोते के पहलू वाले शिगाफ की तरफ बढ़ा। मैं झाड़ियों को एक तरफ हटा रहा था कि मुझे अकब में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैं उछलकर एक तरफ हो गया। इतनी देर में एक साया घास पर बैठ गया और सोनिया की हल्की सी आवाज आई, मैं हूँ सोनिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसने कहा कि वो लहद में सारा दिन बैठी रही थी। अब उसका जी घबराया तो बाहर खुली हवा में निकल आई। मैं उसे एक तरफ घनी झाड़ियों में ले गया, उसे रोटी खाने को दी और सारे हालात मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिए। वो मजीद फिक्रमंद हो गई। कहने लगी, हमारा यहाँ से निकलना मजीद मुश्किल हो गया है आमिर। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इन हालात में क्या कर सकोगे। हम झाड़ियों में झुक कर बैठे थे और सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ये हकीकत थी कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं सोनिया को लेकर वहाँ से कैसे फरार हो सकूंगा। अब किसी मोटर लॉन्च को अगवा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोनिया से कहा कि वो एक रात मजीद गुजारने की कोशिश करे। हो सकता है हम कल रात यहाँ से निकल चलें, मगर कैसे निकलेंगे? आम कश्ती हमारे पास है नहीं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा।
बर्मा का साहिल जहाँ से दूर है। अगर हम रात को फरार होते हैं तो यकीनी तौर पर सुबह हम समंदर में ही होंगे और उनके जहाज हमें देख लेंगे और ऊपर से गोलियों की बौछार हमारा काम तमाम कर देगी। मैंने सोनिया से फैसला कुन अंदाज में कहा कि हमें हर हालत में ये खतरा मोल लेना पड़ेगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन कल किसी न किसी तरह यहाँ से समंदर में अपना सफर शुरू कर देंगे। मैं अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। वो बड़ी बेदिली से रोटी के छोटे छोटे निवाले तोड़कर खा रही थी। मैंने झुके झुके निस्फ दायरे की शक्ल में इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया कि वहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है। फिर मैंने सोनिया को कमीनगाह में छुप जाने के लिए कहा। वो शिगाफ में से रेंग कर अंदर चली गई। मैंने शिगाफ को झाड़ियों और खुश्क टहनियों से बंद किया और तेजी से वापस रवाना हो गया। बस्ती वालों के पास छोटी छोटी चंद एक कश्तियां थी जिन पर सवार होकर वो समंदर में मछलियां पकड़ा करते थे। ये काम वो छुट्टी के दिन करते थे, बाकी उनकी कश्तियां साहिल पर बंधी रहती थी। दूसरे रोज मैं सुबह सुबह उस जानिब निकल गया जहाँ कश्तियां बंधी थी। एक कश्ती सबसे आखिर में खड़ी थी। मैंने फरार के लिए उसे मुंतखब कर लिया और उसका करीब से जाकर अच्छी तरह मुआयना किया। कश्ती बिल्कुल सही सलामत थी। दोपहर को मैं खाने के वक्त वापस बस्ती में आ गया। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 निवाले लिए और टहलता हुआ साहिल की जानिब गया। मैं जंगल की पट्टी में ही रहा। यहाँ एक जगह घास पर कितने ही नारियल गिरे हुए थे। मैंने यहाँ से 6-7 नारियल उठाए और आखिरी कश्ती में ले जाकर कोने में रख दिए। दूसरे फेरे पर फिर कुछ मजीद नारियल कश्ती में रखाया। कश्ती में सिर्फ यही हमारा ज़्यादा राह था। इस काम से फारिग होकर मैं वापस बंगले की तरफ चल दिया। उस वक्त सिक्योरिटी चीफ बंगले पर मौजूद था और अपनी बीवी से इब्रानी जबान में कुछ बातें कर रहा था। मैंने आते ही खाना लगाना शुरू कर दिया। उनकी बातों से मालूम हुआ कि शाम को इंडिया से भी CID वालों का एक वफ्द जजीरे पर पहुंच रहा है। इंडिया की इंटेलिजेंस वालों से मेरा मुतफक्किर होना कुदरती अमर था, क्योंकि पूछगिछ के दौरान उनको मुझ पर शक हो सकता था और वो अंदाजा लगा सकते थे कि मैं असली मराठा नहीं हूँ। इसी एतबार से मैंने उसी रात वहाँ से फरार होने का ठीक फैसला किया था। जब सिक्योरिटी चीफ खाना खाकर चला गया तो मैंने मैडम से $20 अपनी तनख्वाह में से एडवांस के तौर पर लिए। ये रकम बर्मा की सरहद पर पहुंचने के बाद हमारे काम आ सकती थी। मुझे सिवाय इसके और कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे आज रात सोनिया को लेकर हर हालत में यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं शाम को बस्ती में वापस आ गया। अभी सूरज गुरूब हुआ ही था और उसकी सुर्ख रोशनी अभी समंदर पर बाकी थी। मैंने बंसी और डोरी उठाई और ताज़ा मछली पकड़ने के बहाने साहिल समंदर पर जा निकला। जहाँ आखिरी कश्ती साहिल की रेत पर खड़ी थी, मैंने वहीं जाकर पानी में डोरी लटका दी। एक बार फिर मैंने कश्ती का भरपूर नजरों से जायजा लिया। मेरे रखे हुए नारियल कोने में पड़े थे। कश्ती में 2 चप्पू भी थे। उस कश्ती को हमें समंदर पार करवाना था। कुछ मालूम नहीं था कि किस्मत में क्या लिखा है। ये बहरे हिंद का समंदर था जिसको काला पानी भी कहते हैं, इसलिए कि समंदर का रंग देखने पर बिल्कुल स्याह लगता है। कहते हैं कि यह समंदर के गहरा होने की वजह से है या इन स्याह काई ज़दा चट्टानों की वजह से जो इस समंदर की तह में बहुतात से मौजूद हैं। कुछ देर समंदर के किनारे रहने के बाद मैं वापस आ गया। मैं वापस आ रहा था कि एक सिक्योरिटी लॉन्च तेजी से साहिल समंदर के करीब से गुजरी। उसके आगे मशीन गन लगी थी और सिपाही चाकू चौबंद अरशे पर खड़े थे। मैं अपने ध्यान में बस्ती की तरफ चलता गया। फिर रात की स्याही ने जजीरे के समंदर को अपने दामन में ले लिया। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि दादा रम्या झोंपड़ी के बाहर चूल्हे के पास बैठा नारियल पी रहा है। उसकी बीवी चावल पका रही थी। संथा झोंपड़ी में थी। दादा रम्या ने मुझे देखकर पूछा, शाम को मछलियां साहिल के पास नहीं आया करती, तुम क्यों चले गए थे? मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो दादा, कोई मछली हाथ नहीं आई। मैंने सोचा जरा तफरी हो जाएगी। हम खाना खाने लगे तो दादा रम्या ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। उसे क्या खबर थी कि ये रात मेरी उसके पास आखिरी रात है। शायद इसके बाद मुझे उससे कभी नहीं मिलना था। मैंने कहा, दादा मैं तुम्हारे आगे कैसे इनकार कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तनख्वाह मिलने पर संथा से ब्याह रचा लूंगा। दादा रम्या और उसकी बीवी के चेहरे खुशी से खिल गए। सुखमनी उठकर झोंपड़ी में अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाने चली गई। मैं उनके जज्बात से बिल्कुल बेनियाज अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। हम अजीब बेजारो मददगार और खतरनाक हालात में वहां से फरार हो रहे थे। हमारा पीछा भी किया जा सकता था और हम पर ऊपर से फायरिंग भी हो सकती थी। सिर्फ एक बात हमारे हक में जाती थी कि सोनिया को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और इस अरसे में यहूदी सिक्योरिटी को जितना समंदर खंगालना था खंगाल चुके थे। अगर हमें वहां से फरार होते हुए कोई नहीं देखता तो फिर किसी के हमारे पीछे आने का इम्कान नहीं था। अगर मैं उसी रात सोनिया को लेकर निकल जाता तो हमारे ताक़ुब और फिर फजा में हमारी कश्ती पर फायरिंग का कवी इम्कान था। मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दादा रम्या ने कहा, फाड़ीकर कल तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने कहा, दादा मेरे पास पैसे हैं, तुम फिक्र न करो। रम्या दादा कुछ देर शादी के इंतजामात के बारे में मुझसे बातें करता रहा। फिर मैं उठकर अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। मेरे पास साथ ले जाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। एक पिस्तौल और चाकू सोनिया के पास था जो हमें अपने पास ही रखना था। नारियल कश्ती में पहले ही रख दिए गए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कान समंदर की तरफ लगे थे। उधर से पहली
गश्ती लॉन्च गुजर गई थी। 1 घंटे के बाद दूसरी और फिर 12 बजे रात से कुछ पहले ही तीसरी गश्ती लॉन्च को गुजरना था। मुझे बहरहाल दूसरी गश्ती लॉन्च के गुजर जाने का इंतजार करना था। मैं झोंपड़ी में चुपचाप लेटा रहा। जब दूसरी गश्ती लॉन्च भी गुजर गई तो मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर वैसे ही सन्नाटा और अंधेरा था जैसा कि हर रात वहां हुआ करता था। एक पल के लिए मैंने पीछे वाली झोंपड़ी पर निगाह डाली जिसके अंदर संता सो रही थी। मैंने उसे निगाहों से ही खुदा हाफिज कहा और नायलॉन की एक रस्सी कमर के गिर्द लपेट कर सोनिया की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। हालात हमारे हक में नहीं थे, उसके बावजूद दिल में चट्टान जैसा अज़्म लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे रातों रात उस जजीरे से निकलकर जितनी तेजी से हो सके कश्ती को चलाकर दूर से दूर तर हो जाना था। हमारी मंजिल बर्मा का साहिल था जो अंडमान के इस जजीरे से मशरिक की तरफ था और ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी एक आम चप्पुओं वाली कश्ती वहां 3 दिन से पहले नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के नीचे से गुजरता मैं खुफिया कमीनगाह तक पहुंच गया। सोनिया मुझे कमीनगाह के बाहर ही मिल गई थी। वो बिल्कुल तैयार थी। मेरे पास उससे बातें करने का वक्त नहीं था। मैंने उसे पिस्तौल और चाकू लेकर अपनी जेब में रख लिया और उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। हम खड नाले के किनारे की ओट में होकर समंदर की तरफ चल रहे थे। 15 मिनट के बाद हम जंगल की उस पट्टी में आ गए जहां से हमें साहिल की रेतली जमीन उबूर करके अपनी कश्ती में सवार होना था। घड़ी मेरी कलाई के साथ लगी थी। हम एक जगह झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। मुझे तीसरी गश्ती लॉन्च के गुजरने का इंतजार था। ठीक 12:07 पर दूर से साहिल पर रोशनी फैल गई। फिर लॉन्च की आवाज आने लगी। मैंने सोनिया को बताया कि ये रात के पहले निस्फ हिस्से की आखिरी गश्ती लॉन्च है और इसके आधे घंटे के वक्फे के बाद चौथी लॉन्च गुजरेगी। मोटर लॉन्च पर सर्च लाइट रोशन थी। हम झाड़ियों की ओट में थे। लॉन्च समंदर को रोशन करती हुई आगे निकल गई। जब उसकी आवाज दूर हो गई तो मैंने सोनिया से कहा, हम आखिरी कश्ती में सवार होंगे। मैंने हाथ के इशारे से उसे वो छोटी कश्ती दिखाई जो साहिल पर सबसे आखिर में खड़ी थी। मौसम बेहद पुरसुकून था। हल्की खुशगवार हवा चल रही थी। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गर्दन घुमाकर कश्ती को देखा। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे निकलने के 2 मिनट बाद वो भी दरख्तों से निकलकर कश्ती की तरफ चली जाए। तुम्हें झुककर तेजी से दौड़ते हुए कश्ती तक आना होगा। ये कहकर मैंने दरख्तों से निकलकर दाएं बाएं सुनसान और नीम रोशन साहिल पर निगाह डाली और उड़ता हुआ कश्ती के पास आकर नीचे बैठ गया। 2 मिनट बाद सोनिया भी दरख्तों से निकलकर मेरी तरफ झुककर दौड़ पड़ी। वो जल्दी से कश्ती में बैठ गई। मैंने कश्ती की रस्सी को खोल दिया और उसे घसीट कर लहरों पर ले आया। फिर मैं भी कश्ती में कूद गया और चप्पू चलाने लगा। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद मशरिक की जानिब से जजीरे का मोड़ काटकर चौथी गश्ती लॉन्च का नमूदार होना था और अगर मैं उस आधे घंटे में समंदर की एक खास हद को उबूर नहीं करता तो हमारी कश्ती लॉन्च की सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। फिर गोलियों की एक बौछार हम पर पड़ती और काम तमाम हो जाता। इस एतबार से मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। मैंने कश्ती को बहुत जल्द समंदर की वापस जाती बड़ी लहरों पर डाला और उस रुख पर चप्पू चलाने लगा कि वो दाएं जानिब मशरिक के जाविये को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ गई। मैं बगैर सांस लिए दीवाना वार चप्पू चलाता गया। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम मौत की सरहद को उबूर कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।